व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम जो है वो अपनी फिजिकल एजुकेशन स्पीड सीरीज का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। अब जो हमारी फिजिकल एजुकेशन की स्पीड सीरीज है ये पूरे ही इंटरनेट पे एक बेस्ट सीरीज है जहां पर आप एफिशिएंट तरीके से, फास्ट तरीके से और क्वालिटी कंटेंट के थ्रू अपना फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर पाओगे। इन सारी ही वीडियोज़ में आपको बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन मिलेगी, अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और फिजिकल एजुकेशन स्पीड सीरीज़ के अलावा भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्पीड सीरीज़ आने वाली हैं। तो अभी के अभी ग्रैंड अकेडमी को सब्सक्राइब कर देना। स्पीड सीरीज़ के अलावा आपको यहाँ पर स्ट्रैटेजी वीडियोज़ भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको मिलने वाली हैं। तो फटाफट से फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो है चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसी चैप्टर में मैं आपको ये भी बता दूंगी कौन कौन से टॉपिक जो है वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हैं जिस पे हमें एक्स्ट्रा फोकस देके पढ़ाई करनी है। अब जो हमारा बेटा सेकेंड चैप्टर है इसमें हम बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे WHO की गाइडलाइंस जो हमें इन्फेंट से लेकर एडल्ट तक के लिए दी गई हैं कि क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ बच्चों हम इसी चैप्टर में जो है वो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स देखेंगे, जैसे नॉकनीज देखेंगे, फ्लैट फुट देखेंगे, ठीक है, राउंड शोल्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ जो विमेन का पार्टिसिपेशन है हमारे स्पोर्ट्स में हम उसे भी समझने की कोशिश करेंगे, उसके चैलेंजेस देखेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आपने बिल्कुल भी फोकस अपना नहीं गंवाना है क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे आपने आराम से बैठना है और सुनना है और समझना है, और चाहो तो आप साथ साथ में अपने जो है वो नोट्स बनाने हो तो आप वो भी बना सकते हो। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन, कि बहुत टाइम से अगर आप देखोगे तो आज का टाइम और पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले के ज़माने में जो पार्टिसिपेशन होती थी फीमेल्स की या विमेन की इन स्पोर्ट्स वो बहुत ज़्यादा कम थी या ना के बराबर थी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ जो है, ये ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ। अब हमें देखने को मिलता है कि बहुत अच्छे अच्छे एथलीट्स हैं हमारे, जो हमें बहुत सारे ओलंपिक्स हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, है ना, इतने सारे अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में जो है वो हमारी कंट्री को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इस बेसिकली चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि फीमेल्स का क्या पार्टिसिपेशन रही है ओवर द ईयर्स, हमने ये चीज़ को कैसे चेंज किया, क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, और चिल्ड्रन के लिए जो भी WHO की गाइडलाइंस हैं इन्फेंट से लेकर एडल्ट तक हम वो भी इसमें पढ़ेंगे। सो इन द पास्ट स्पोर्ट्स वर ऑफन सीन एज एन एक्टिविटी प्राइमरीली फॉर मेन। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में स्पोर्ट्स को सिर्फ पुरुषों के लिए देखा जाता था, मेन के लिए देखा जाता था कि वही हैं जो जाकर खेल सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं और कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। विद विमेन्स पार्टिसिपेशन बीइंग लिमिटेड और डिस्करेज, फीमेल्स या विमेन का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था, बहुत ही ज़्यादा कम था या ना के बराबर था। However, over time this perception has changed dramatically। पर over the time ये जो नज़रिया है लोगों का ये चेंज हुआ। अब जैसे अगर आपने दंगल मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जो उनके फादर थे उन्होंने पूरे गांव से लड़ा, है ना, उन्होंने पूरा सपोर्ट करा अपनी डॉटर्स को कि नहीं वो अखाड़े में खेलेंगी, वो करेंगी, है ना। Today, women are participating and excelling in every field of sports, proving that they are equally capable. This chapter explores the importance of physical activity for all age groups, common postural issues, and the specific benefits and consideration for women in sports. तो इस चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बोला था हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हमारी postural deformities हैं, ठीक है, posture अगर आपका ठीक नहीं है तो उसकी वजह से आपको क्या क्या हो सकता है, और इन्फेंट से लेकर ओल्ड एज में WHO की क्या गाइडलाइंस है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। WHO की अब हम बात करते हैं कि WHO ने डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए क्या गाइडलाइंस जो है वो दी हैं।
सबसे पहले WHO ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं ऑन फिजिकल एक्टिविटी, वो किसके लिए दी हैं भाई? हेल्थ बेनिफिट्स, दीज गाइडलाइंस आर मेजर्ड बाय। अब इनको मेजर कैसे किया जाता है? सबसे पहला फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार आप करोगे। जैसे जब आप जिम में जाते हो, है ना, आप जिम में गए, आपने लेट्स से आप लेग कर्ल पे बैठे, तो जब आप लेग कर्ल पे बैठे तो वहाँ पर मशीन पर साइड में दिख जाता है ना कि आपने कितने रेप मारे, एक सेट में कितने रेप मारे। तो फ्रीक्वेंसी में भी वही मतलब है, हाउ ऑफ्टन, इंटेंसिटी, हाउ हार्ड। बेसिकली जैसे ही आप लेग कर्ल पे बैठे, आपने कितना किलो वजन जो है वो वहाँ पर रखा। ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग, कितना वक्त लगा आपको। एंड टाइप, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी, जैसे लेग डे, ट्राइसेप्स, बाइसेप डे, शोल्डर डे, अपर डे, है ना, उसी की यहाँ पर बात हो रही है। पहला तो फ्रीक्वेंसी हो गया। दूसरा हो गया हेल्थ बेनिफिट्स, कि अगर आप WHO की गाइडलाइंस फॉलो करते हो, है ना, तो आपको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होंगे वो पढ़ लेते हैं। अगर आप ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करते हो तो आपका एक हेल्दी बोन सिस्टम बनेगा, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपकी बेटर हो जाएगी, ठीक है, आपके न्यूरोमस्कुलर अवेयरनेस होगी। बेसिकली इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन है ना, कि आपका ब्रेन सिग्नल देता है तो आप मूव करते हो अपने बॉडी को, आपका ब्लड फ्लो कैसा है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का मतलब होता है कि आपका हार्ट कितनी अच्छे से पंप करता है। जब आप कोई भी एक्टिविटी, एक्सरसाइज करते हो, उस टाइम पे आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या है, VO2 मैक्स जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी जो मेंटल हेल्थ, हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ, हमारी जो इमोशनल हेल्थ है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बचपन से ही फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आप हेल्दी हो, तो वो ही चीज़ आपके माइंड में, आपके साइकोलॉजिकल में, आपके इमोशंस में रिफ्लेक्ट करेगा, और उससे जो हमारी साइकोलॉजिकल वेलबींग है और एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो भी बेटर होती है। इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई दिन में एटलीस्ट 30 to 1 आवर, आप 30 मिनट से लेकर 1 आवर तक आप ज़रूर से कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर से करो। क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपकी बॉडी क्या होती है? आपकी बॉडी वार्म होती है, गर्म होती है, उसका ब्लड फ्लो बेटर होता है ना। और जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तब आपकी बॉडी बहुत अच्छे हार्मोन्स रिलीज करती है, जिससे आपको अच्छा भी फील होता है, राइट। नेक्स्ट, क्या क्या स्टेजेस है हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट के? सबसे पहला स्टेज है बच्चों हमारा इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, उनके लिए क्या गाइडलाइंस है? टॉडलर्स जिनका 1 से 2 साल के बीच में होगा, चिल्ड्रन 3 to 4 ईयर्स, चिल्ड्रन एंड यूथ 5 to 17 ईयर्स ओल्ड, उनके लिए क्या गाइडलाइंस है? एडल्ट्स आर बिटवीन 18 and 64, और फिर 65 के ऊपर जो है वो हमारे ओल्डर एडल्ट्स हैं। तो बेसिकली जो भी हमारे इन्फेंट्स हैं, बहुत ही छोटे बच्चे, न्यूली बॉर्न बच्चे जो अभी अभी पैदा हुए हैं, उनके लिए बेसिकली यही गाइडलाइंस होती है कि उनकी जो है आपने बॉडी मूवमेंट करनी ही करनी है, ठीक है, वो एक ही स्टेशनरी पोजीशन में ना हो, उनकी कोई सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना हो। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब है कि जैसे आज के ज़माने में लोग बैठे रहते हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, स्क्रोलिंग कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब इन्फेंट्स लेस देन 1 ईयर के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन है? सबसे पहले, provide a spacious open environment to encourage movement and exploration helping to avoid restrictive और sedentary behavior। यही जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो छोटा बच्चा है उसको एक अच्छा खुला environment दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप जिस कमरे में बच्चा रह रहा है उसमें लाइट्स कम हैं, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है, और जहाँ पर बच्चा लेटा हुआ है उसके आसपास जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके अलावा जैसा बच्चा लेटा हुआ है, जैसे वो थोड़ी देर लेटा, आप उसकी करवट बदल दीजिए, फिर आप दूसरी तरफ उसकी करवट बदल दीजिए, उसके आप लेग्स को थोड़ा सा आगे पीछे करिए अपने आप। आपने कभी देखा होगा जैसे दादियाँ और नानियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसकी मसाजिंग करती हैं, है ना, धीरे धीरे उस बच्चे के हैंड्स को, लेग्स को मूव करते हैं, आगे पीछे करते हैं ताकि बच्चे की जो है वो मूवमेंट हो। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है, ठीक है। यूज़ अ मैट और शीट दैट इज एटलीस्ट 7 feet by 4 feet फॉर एक्टिविटीज़ लाइक क्रॉलिंग एंड रोलिंग, है ना। और इसमें हम क्या करते हैं, हमने अपनी दादी नानियों को क्या करते हुए देखा है, मदर्स को क्या करते हुए देखा है कि वो लोग यहाँ पर एक शीट बिछा देती हैं और उसी शीट पे बच्चा होता है और उसी पे वो क्रॉल करता है, रोल करता है, सब कुछ वहीं पर करता है। तो यहाँ पर उसी की बात हो रही है। एंगेज देम इन रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग ड्यूरिंग सेडेंटरी पीरियड्स टू कीप देम स्टिम्युलेटेड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब बच्चा लेटा हुआ है तो लेटी हुई पोजीशन में आप बच्चे को कुछ कहानियाँ सुना सकते हो, क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता पर बच्चा आपके क्या बोल रहे हो, आपकी टोन
टोन क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके एक्सप्रेशन क्या है, वो उससे बहुत अच्छे से समझ जाता है ना। आप जैसे आपने कभी देखा होगा कि बच्चा लेटा हुआ है तो पेरेंट्स या सिबलिंग होता है तो वो क्या करते हैं, छोटा सा टॉय ले आते हैं, उसके सामने ऐसे करते हैं तो वो खुश हो जाता है ना। तो यहाँ पर उसी की बात करें कि आपको उसे इंगेज करके रखना है, ठीक है। इंश्योर दैट दे गेट क्वालिटी स्लीप, और हमें ये भी इंश्योर करना है कि बच्चे को क्वालिटी स्लीप मिले। उसके लिए WHO ने बोला है कि अगर बच्चा 0 से लेकर 3 मंथ्स का है तो 14 to 17 आवर्स होने चाहिए, और अगर बच्चा 4 to 11 मंथ्स का है तो 12 से 16 घंटे की नींद जो है वो बच्चे को होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। आगे है जी हमारे टॉडलर्स। टॉडलर्स के लिए क्या बोला है, अब टॉडलर्स कौन है, 1 से 2 साल के बच्चे, ठीक है। अवॉइड प्रोलॉन्ग सेडेंटरी एक्टिविटी, टॉडलर्स शुड नॉट बी रिस्ट्रेन्ड फॉर मोर देन 1 hour एट अ टाइम विच इंक्लूड बीइंग स्ट्रोलर्स, हाई चेयर, स्टॉप कार। बेसिकली इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे टॉडलर्स हैं, 1 से 2 साल के बच्चे हैं, अब ये जो बच्चे हैं ये थोड़ा थोड़ा शैतानी वाले मोड में आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा चलते हैं, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमने इनको बिल्कुल भी स्टेशनरी पोजीशन में या लेटे हुए हैं या बैठे हुए नहीं देना है, ठीक है। कि अगर वो एक चेयर पे बैठा है तो उसको चेयर पे, अगर वो थोड़ी देर, उसको लेट्स से उसको 30 मिनट्स हो गए तो आप उसे उठाओ, उसको चलाओ, ठीक है। उसके साथ थोड़ा घूमो, वॉक करो, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बनाए रखो, ठीक है। हमें उसको सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, क्योंकि अगर आप अभी से बच्चों में ये चीज़ें इनकलकेट करोगे तो ओवर द ईयर्स उनमें ये हैबिट फॉर्म हो जाएगी, ये उनके एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाएगा और उन्हें आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, फिजिकल एक्टिविटी को इनकरेज करना, ठीक है। जैसे कि भाई अभी थोड़ी देर बैठा था, उठ गया, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। इनकरेज करो कि जो है वो वॉक करे, रन करे, जंप करे, ये सारी चीज़ें करे, कैच करे, बॉल कैचिंग एक्टिविटी करवा सकते हो, थ्रोइंग एक्टिविटी करवा सकते हो, उसे रन करवा सकते हो, उसे वॉक करवा सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज के ज़माने में इस लिमिटेड स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम जैसे टीवी देखना, कंप्यूटर, लैपटॉप, गेम्स, ये सब हमें नहीं दिखाना है बच्चों को, ठीक है। सो प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स इज़ नॉट रिकमेंडेड। 1 से 2 साल के बच्चों को WHO बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता है स्क्रीन वॉचिंग, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीन टाइम शुड बी रिप्लेस्ड विद रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग, और जो भी हमारा स्क्रीन टाइम है ना, हमें उसको रिप्लेस किससे करना है, स्टोरी टेलिंग हो गया, आप बच्चों के साथ गेम खेल सकते हो, आप बच्चों के साथ बात कर सकते हो, बच्चों के साथ कोई पोम गा सकते हो, कोई रिसाइट कर सकते हो, है ना, ये सारी चीज़ें। एस्टैब्लिश अ कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल, रेगुलर स्लीप एंड वेकअप टाइम्स इंक्लूडिंग नैप्स आर रिकमेंडिंग। तो जो हमारा स्लीप साइकिल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो आपको मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा 1 घंटे की नींद पे सर्वाइव कर रहा है, 2 घंटे की नींद पे सर्वाइव कर रहा है। प्रॉपर 8-12 घंटे की उसकी नींद होनी चाहिए, जिसमें आधे घंटे के छोटे छोटे नैप्स भी होने चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है जी हमारा चिल्ड्रन एज 3 to 4 ईयर। अब जो भी बच्चे हैं 3 से 4 साल के, अब वो काफ़ी बड़ा बच्चा हो गया है ना, ऐसा बच्चा प्ले स्कूल भी जाना शुरू कर देता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है बच्चों, इसमें फिजिकल एक्टिविटी। और फिजिकल एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, 180 मिनट्स। 180 मिनट्स मतलब 3 आवर्स पर डे। 3 आवर्स पर डे आप जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी। अब वो कुछ भी हो सकती है, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, ठीक है। दिस एक्टिविटी कैन बी ऑफ एनी इंटेंसिटी बट एटलीस्ट 1 आवर शुड बी मॉडरेट टू विगरस। मॉडरेट टू विगरस का मतलब है पहले हमने धीरे 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 शुरू किया, फिर थोड़ा सा उसकी स्पीड बढ़ा दी। अगर मैं आपको एकदम बोल दूं कि आप जिम में जाओ, ठीक है, और आपने पहले ही दिन लेट्स से 30 किलो उठा लिया, आप अगले दिन आ ही नहीं पाओगे जिम में। तो हम धीरे 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 बढ़ाते हैं, एकदम नहीं बढ़ाते। वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज एक्टिविटीज शुड बी स्प्रेड थ्रू आउट द डे एंड कैन बी डन आइदर इंडोर्स या आउटडोर्स। तो ये जितनी भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी है इसको आप एक मिक्स की तरह यूज़ कर सकते हो, इंडोर एक्टिविटीज़ एंड आउटडोर एक्टिविटीज़। और ये पूरे दिन में, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में जाके, जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं, एक ही बार में 2-3 घंटा करके आ जाते हैं। बट WHO कहता है कि आपको पूरे दिन एक्टिव रहना है। अगर आप काम करो तो आप उठ जाओ, उठ के वॉक कर लो। अगर आप जैसे 1 घंटे काम कर रहे थे तो आप 4-5 मिनट की वॉक ले लो। तो वही यहाँ पर यही बात हो रही है, ठीक है। 180 मिनट्स कैन बी इंक्लूड, आप लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे उठना हो गया, प्लेइंग हो गया। उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हो उसको, जैसे आप स्किपिंग करवा सकते हो, हॉपिंग करवा सकते हो, रनिंग करा सकते हो और जंपिंग करा सकते हो, राइट। उसके बाद आता है हमारा सेडेंटरी टाइम एंड स्लीप।
फिर से वही बात कि स्लीप जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर हमारी स्लीप शेड्यूल अच्छा नहीं है तो हमारा ब्रेन, हमारा माइंड नहीं कर पाएगा फंक्शन, प्लस हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी बच्चों फ़र्क पड़ता है। सेडेंटरी पीरियड शुड नॉट एक्सीड 1 आवर एट अ टाइम। ड्यूरिंग दिस टाइम रीडिंग, स्टोरी टेलिंग को इनकरेज करो। बच्चों को 10 से 13 घंटे की क्वालिटी स्लीप मिलनी चाहिए, जिसमें हमारे छोटे छोटे नैप्स भी इंक्लूडेड होंगे शेड्यूल में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी चिल्ड्रन एंड यूथ की बात करेंगे अब हम। 5 to 17 ईयर्स। ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, पहले हम क्या करेंगे भाई, एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मिनट्स पर डे। ठीक है, 1 घंटा आपने मिनिमम दिन में करना ही करना है। अगेन जो हमारी इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, मॉडरेट से हम धीरे धीरे विग्रेस पे जाएंगे और हमारी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भाई, हम मसल स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, जैसे हम आगे भी पढ़ेंगे। जैसे बॉयज़ के लिए पुशअप्स करवाया जाता है, गर्ल्स को मॉडिफाइड पुशअप्स कराया जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, स्ट्रेंथन मसल्स एंड बोन एंड एटलीस्ट 3 डेज अ वीक, कि हफ्ते में 3 दिन तो है वो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही करनी है। उसके अलावा आपको कार्डियो भी करनी चाहिए, है ना, आपको एरोबिक्स भी करना चाहिए, आपको योगा भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो अलग अलग एक्सरसाइजेस करने से ही बेनिफिट होगी। राइट, आगे चलते हैं भाई। आगे बात आ गई एडल्ट्स की 18 to 64। अब यहाँ पर WHO ने हमें क्या रिकमेंड करा है, दीज रिकमेंडेशन अप्लाई टू हेल्दी एडल्ट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, रेस, एथनिसिटी और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो यहाँ पर जो भी मेरी बेटा रिकमेंडेशंस हैं वो इंसानों के लिए हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल भी मेंशन नहीं करा कि कोई सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से तो वो नहीं कर सकता, ये सब के लिए सामान्य है। ठीक है, अच्छा, अब जो लोग विद डिसेबिलिटी है ना, एडल्ट्स विद डिसेबिलिटी जो है, अब उन्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसमें उन लोगों को प्रोफेशनल्स की, टीचर्स की, काउंसलर्स की, कोचेस की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो हम आगे एक सेपरेट चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए क्या स्पोर्ट्स होते हैं, वो लोग कैसे खेलते हैं, उनके लिए कैसे एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाया जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो एडल्ट्स हैं विद डिसेबिलिटी उनके लिए जो है हमें थोड़ा सा इन्वायरमेंट अलग से क्रिएट करना पड़ता है, बट वो भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर किसी को भी मेडिकल कंडीशन है तो उसको पहले मेडिकल प्रोफेशनल से कोई भी न्यू एक्टिविटी करने से पहले जो है वो पूछना पड़ेगा। ठीक है, मैं सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मुझे जो है वो डिस्क बल डायग्नोज हुआ था लोअर बैक में, तो जब मैं पहले दिन मैं जिम गई थी तो मैंने उन्हें बता दिया था कि मुझे डिस्क बल्ज है। तो जो मेरा कोच था वहाँ पर, जनरल कोच थे, उन्होंने मुझे बोल दिया था कि देखो आपने ये मशीन नहीं करनी, ये मशीन नहीं करनी, ये मशीन नहीं करनी, ये 3-4 मशीनें तो आपने जिम में बिल्कुल नहीं करनी। आपने जो ट्रेडमिल है वो इंक्लाइन वॉकिंग नहीं करनी, स्टेपर नहीं करना, लेग प्रेस नहीं करनी, ऐसे उन्होंने मुझे बता दिया। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है तो आप सबसे पहले एक एक्सपर्ट से पूछोगे कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो, किस इंटेंसिटी में कर सकते हो। ठीक है, एक्टिविटीज़ शुड बी डन प्रोग्रेसिवली। प्रोग्रेसिवली का मतलब है धीरे धीरे। जैसे मैंने जब जिम जाना शुरू किया था तो मैं पहले धीरे धीरे बढ़ा। मैंने पहले थोड़ा कार्डियो किया, कार्डियो के बाद मैंने थोड़ा सा डंबल्स उठाना शुरू करा, फिर मैंने लेग कर्ल और वगैरह जो है ये सीखा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आप एक ही दिन गए और एक ही दिन में आपने कर दिया, आपने धीरे धीरे प्रोग्रेशन में उसको बढ़ाना है। ठीक है, सिंपल एक्सरसाइजेस से आपको शुरू करना है, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी ड्यूरेशन, उसकी इंटेंसिटी को जो है वो बढ़ाना है। आई समझ? अगले पे चलें। अब ओल्डर एडल्ट्स की बात कर लेते हैं, 65 ईयर्स एंड अबव। तो WHO की जो गाइडलाइंस हैं, दीज अप्लाई टू हेल्दी ओल्डर एडल्ट्स रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रेस, एथनिसिटी और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। दे आर also relevant for individual with chronic non-communicative diseases। अब ये क्या बला है, देखो, क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब है ऐसी लाइफस्टाइल डिजीजेस जो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट नहीं होती हैं। ये डिजीजेस हो सकती है डायबिटीज़, हार्ट का डिजीज़ हो सकता है, किसी को हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसी डिजीजेस हैं जो आपको किस वजह से हो, आपके लाइफस्टाइल से हो सकता है, लाइफस्टाइल से हो गई हो, मोटापे ओबेसिटी की वजह से हो गई हो, डायबिटीज़ की वजह से आपको कोई और, PCOS PCOD की वजह से, तो ये वो डिजीजेस होती हैं। ठीक है, तो अगर किसी को ये डिजीज़ भी है तो भी उन पे ये गाइडलाइंस जो है वो वैलिड है।
इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी शुड एडजस्ट दिस रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द एबिलिटीज एंड लिमिटेशन। तो आपकी जो भी एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो भी लिमिटेशंस हैं, आपको उसके तहत ही एक्सरसाइजेस करनी है। जैसे आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, इंस्टाग्राम पे एक मैंने रील देखी थी जहाँ पर बहुत एज्ड आंटी, आई थिंक सो शी मस्ट बी इन हर 70s, ठीक है, उनको अर्थराइटिस हुआ। अब उनका जो सन है वो आई थिंक सो किसी जिम में ही कोच है, ठीक है, तो ही रिकमेंडेड हर कि आप आओ, आप वहाँ पर एक्सरसाइजेस करो, आप वेट लिफ्टिंग करो, आप ये सब करो, ठीक है। अब इतने टाइम को करने के बाद उनका अर्थराइटिस बिल्कुल बढ़िया हो गया है, वो डेडलिफ्ट बहुत बढ़िया करती हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल ऑफ वेट्स को उठाती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें कोई भी कंडीशन है, अगर हमारे पास कोई भी लिमिटेशन है, तो हमें सबसे पहले किसी एक्सपर्ट वाले बंदे से बात करनी है और उसके बाद ही चीज़ों को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और ये हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारी नानी दादीज, हमारी मदर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, है ना, हम रेजिस्टेंस बैंड के साथ ट्रेनिंग करें, हम कार्डियो भी करें, ताकि जो भी हमारा मसल लॉस विद एज होता है वो एटलीस्ट कुछ हद तक तो हम बेटर कर सकते हैं और बेटर जी सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है जी ओल्डर एडल्ट्स, क्या ही बात करेंगे हम यहाँ पर। जैसे देखो, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन, जैसे कार्डियोवैस्कुलर, जैसे हमारा हार्ट का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ हो गया, शुगर की प्रॉब्लम, ठीक है, शुगर की बीमारी, शुड टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस एंड कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर अटेम्प्टिंग द, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे। अगर आप लेट्स से 50s में हो, ठीक है, 50s में हो, 60s में आपके पेरेंट्स, और आप चाहते हो कि वो जिम जाएं, वो वर्कआउट करें, तो जब वो जाएंगे तो वो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, है ना, धीरे धीरे वो क्योंकि वो कभी ट्रेडमिल पे नहीं गए तो उन्हें बैलेंसिंग में इशू आएगी, क्योंकि वहाँ पर आपकी कोर स्ट्रांग होनी चाहिए, है ना, तो उन्हें वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो एकदम जाकर डंबल नहीं उठाने, एकदम जाके पूरा स्ट्रेचिंग नहीं करनी, एकदम जाके एडवांस लेवल योगा नहीं करना, धीरे धीरे अपनी चीज़ों को जो है वो हमें शुरू करना है। तो सिंपल एक्सरसाइज से हम शुरू करेंगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को जो है वो बढ़ाएंगे। जितनी मेरी एबिलिटी है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, जितनी मेरी क्षमता है, मैं उतना ही करूँगी। अगर मुझसे 10 रैप हो रहे हैं 20 किलो के, मैं 10 रैप ही एक सेट में मारूंगी, मैं फालतू में वहाँ कूल बनने की कोशिश नहीं करूँगी, ठीक है। अब आ जाते हैं अब ये वाला जो बच्चों टॉपिक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने किसी ने भी स्किप नहीं करना है, इस पे सवाल बनते ही बनते हैं। अब हम बात करेंगे कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। अब पोस्चरल डिफॉर्मिटी का क्या मतलब है? पोस्चरल डिफॉर्मिटीज का मतलब है कि आपका पोस्चर इतना खराब है, आपका उठना बैठना इतना खराब है, आपका खाना इतना खराब है कि आपकी स्पाइन टेढ़ी हो गई, आपके शोल्डर्स राउंड हो गए, कोई भी रीज़न हो सकता है, या आपका जो फुट है उसमें नॉर्मल आर्क नहीं है, वो फ्लैट फुट हो गए, तो हम यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? नॉक नीज। नॉक नीज में बच्चों क्या होता है? नॉक नीज में आपके फुट जो है उसमें स्पेस होता है, पर आपकी नीज में स्पेस नहीं होता, ठीक है। अच्छा, बो लेग्स। बो लेग्स में उल्टा होता है, नी में स्पेस होती है, फीट के बीच में, दोनों फुट के बीच में कोई स्पेस नहीं होती है। फ्लैट फुट। फ्लैट फुट में क्या होता है? फ्लैट फुट में बेसिकली जो हमारी आर्क, नॉर्मल आर्क होती है पैर की, वो नहीं होती, हमारा बिल्कुल फ्लैट होता है। ये पता कैसे चलता है मैं आपको वो भी बताऊंगी। फिर हमारे राउंड शोल्डर्स। राउंड शोल्डर्स हो सकता है टाइट कपड़े पहनने से हो गए हों, जैसे आप ऐसे झुक जाते हो और ये पूरा राउंड हो जाता है आपका, या फिर आप डेडलिफ्ट बहुत हैवी मारते हो और रोज़ जाके करते हो, उससे भी हो जाता है। और फिर हम स्पाइनल कर्वेचर की भी बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे दो चीज़ों की, एस कर्व एंड सी कर्व, ठीक है, जिसको हम राइट कॉन्वेक्सिटी भी कहते हैं, राइट कॉन्वेक्सिटी, ठीक है। सबसे पहले देखो बच्चों, ये हमारा नॉकनी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बच्चों देखोगे, मैं आपको कलर चेंज करके दिखाती हूँ, आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर बच्चों देखो कितना ज़्यादा गैप है ना, यहाँ पर कितना ज़्यादा गैप है, दोनों फुट के बीच में बहुत गैप है, और यहाँ पर बिल्कुल गैप नहीं है, ये बिल्कुल जॉइंट होता है, तो इसी को हम नॉकनी कहते हैं। अब नॉकनी होती क्यों है? अब देखो बच्चों, ये आपको बचपन में भी हो सकती है, ये हो सकती है कि आप में भाई विटामिन
विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, ओबेसिटी एक रीज़न हो सकता है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं नॉक नीज के। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? हॉर्स राइडिंग से किया जा सकता है। आप अपना वेट कंट्रोल करो, एक्सरसाइजेस करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। What it is? A condition where the knee angle in and touch each other when the legs are straightened. जब मैं अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेट करती हूँ, ठीक है ना, जब मैं अपने दोनों लेग्स को स्ट्रेट रखती हूँ तो क्या होता है, जो मेरे दोनों घुटने हैं उसके बीच में कोई गैप नहीं है, पर मेरे दोनों फुट के बीच में गैप है, वही यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं कि आपके मसल वीक हो सकती है ना, बैलेंस डाइट की कमी है, आपके डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, है ना, इन सब की कमी है, जो हम आगे न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो बैलेंस डाइट की कमी है, जैसे विटामिन डी है, कैल्शियम है, ओबेसिटी है, लैक ऑफ बैलेंस डाइट जैसे विटामिन डी, हमने कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दिस कैन ऑल्सो लीड टू रिकेट्स। अब रिकेट्स क्या है? रिकेट्स बच्चों, छोटे बच्चों में होती है। अब रिकेट्स का क्या मतलब है? रिकेट्स का मतलब है जब हमारी हड्डियाँ बहुत सॉफ्ट हो जाती है, कमज़ोर हो जाती हैं और थोड़ा सा खतरा होता है कि टूट सकती है। A condition that major cause the knock knees, ठीक है। अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं? कोई आपको क्रॉनिक इलनेस है, मोटापा है, फ्लैट फीट एक रीज़न हो सकता है, आप हैवी वेट कैरी कर रहे हो छोटी छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा, जैसे हम भार उठा लेते हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 6 बैगलेस डेज तो उन्होंने बोला ही है, बट ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है भाई हमारे क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। तो देखो बच्चों, प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट है, कॉजेज इंपॉर्टेंट है, रेमेडीज इंपॉर्टेंट है, इसको हमें स्किप नहीं करना है। अब प्रिकॉशन ऑब्वियसली क्या होगा? बैलेंस डाइट लो, मोटापे का ध्यान रखो, फिजिकल एक्टिविटी करो, है ना। सो बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, डू नॉट फोर्स बेबीज टू वॉक एट अर्ली एज। एक और प्रिकॉशन है इसका कि जो भी हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनको हमें फोर्स नहीं करना कि वो जल्दी चलें, वो अपने आप अपने टाइम से चल लेंगे। हमें ओवर एक्साइटमेंट में आके बच्चों को जल्दी चलाने की कोशिश नहीं करनी है, वो भी एक रीज़न हो सकता है नॉक नीज होने का। अब इसके करेक्टिव मेजर्स या रेमेडीज़ क्या हैं? हॉर्स राइडिंग, ठीक है। हॉर्स राइडिंग एक बहुत अच्छा तरीका है इसको करने का, क्योंकि जब आप बैठोगे तो आपके जो दोनों लेग्स हैं वो प्रॉपर सीधी होंगी, उनको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी, और आपको पद्मासना और गोमुखासना के हेल्प से भी जो है वो इसकी अलाइनमेंट जो है वो बेटर हो सकती है। अब जो ये आसन्स हैं वो हम चैप्टर नंबर 3 में नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो वहीं पर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अभी आपको इतना ही समझना है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं बच्चे बो लेग्स पे। अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि नॉक नीज को हम का अदर नेम है जेन्यू वैल्गम, ठीक है। जेन्यू वैल्गम, ये आपको पता होना चाहिए। अदर नेम्स जो हैं वो हमारे 1 मार्कर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो नॉक नीज को जो है वो हम जेन्यू वैल्गम भी बोलते हैं, और बो लेग्स को हम क्या बोलते हैं? जेन्यू वैरम, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, जेन्यू वैरम वो वैल्गम है, ये वैरम है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर गैप है ना, यहाँ पर गैप है ना, और यहाँ पर कोई गैप नहीं है, तो इसी को हम बोरेक्स कहते हैं। आगे चलते हैं भाई, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। अ वाइड गैप बिटवीन द नीज व्हेन अ पर्सन स्टैंड्स विद देयर फीट टुगेदर कॉजिंग द लेग्स टू कर्व आउटवर्ड्स, है ना। हमने फोटो में भी यही देखा कि जो लेग्स हैं वो बाहर की तरफ दिख रही हैं, और घुटनों के बीच में जो है वो हमें दिख रहा है गैप, ठीक है। अब इसके कॉजेस क्या हैं? कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना, फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होना, ठीक है। दिस डेफिशिएंसी कॉजेज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स टू सॉफ्टन लीडिंग देम टू बेंड आउटवर्ड। इन इस कैल्शियम और फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होने की वजह से जो मेरी हड्डियां हैं वो इतनी सॉफ्ट हो जाती हैं कि वो बाहर की तरफ बेंड हो जाती हैं, ठीक है। प्रिकॉशन क्या है कि आप बैलेंस डाइट लो, ठीक है, और बच्चों को अर्ली एज में वॉक करने के लिए फोर्स नहीं करना। अब इसके करेक्टिव मेजर्स क्या हैं? करेक्टिव मेजर्स है कि भाई आप यू वॉक ऑन द इनर एज ऑफ द फीट, आपके जो फीट के इनर एज है आपको वहाँ पर चलना है। आप इरेक्ट खड़े हुए विद फीट जॉइंट टुगेदर एंड परफॉर्म गुरुआसना एंड अर्धमासना, ठीक है। ये जितने भी हमारे आसनास हैं ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, तो अभी टेंशन इसकी बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी। अब बात करते हैं बच्चे फ्लैट फुट की। अब फ्लैट फुट में देखो क्या होता है, ये तो हमारा नॉर्मल फुट है, ठीक है। ये आप आर्क देख रहे हो, ये हमारा
नॉर्मल फुट है, नॉर्मल फुट ऐसा होता है जिसमें आर्क होती है। अब फ्लैट फुट में क्या होता है कि आपकी आर्क ही नहीं होती। अब ये क्यों नहीं होती, ये इसे अच्छा ये डिटेक्ट कैसे होगी, ये पता कैसे चलेगा कि फ्लैट फुट है या नहीं है। तो दो तरीके हैं इसको पता करने के। एक तरीका है कि मैं सैंड, ठीक है, कि मैं अपना जो पैर है वो मिट्टी या सैंड में डालूं और उसकी वो छाप आ जाएगी। जब वो छाप आएगी तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको फ्लैट फुट है या नहीं। दूसरा तरीका है वाटर, दूसरा तरीका है वाटर। वाटर, एक सैंड है एक वाटर है। वाटर कैसे है, अब आप क्या करोगे, कोई भी अच्छी प्लेन सरफेस ले लेना, ठीक है, जिसपे आपको दिख जाए। अब उस सरफेस में आप क्या करोगे, अपना पैर गीला करके आप छाप मारोगे। जब आप छाप मारोगे तो वो जो पानी की छाप पड़ेगी उससे आप देखकर बता सकते हो कि बंदे को फ्लैट फुट है या नहीं है। तो ये दो तरीके हैं फ्लैट फुट को पता करने के, ठीक है जी। तो नॉर्मल फुट कौन सा है जिसमें आर्क होती है, फ्लैट फुट कौन सा है जिसमें आर्क नहीं होती है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसके कौन से दोनों तरीके हैं टू फाइंड आउट। अ कंडीशन वेयर द नेचुरल आर्क ऑन द इनसाइड ऑफ द फुट इज एब्सेंट और हैज़ कोलैप्स, ठीक है। तो जो हमारी नॉर्मल आर्क होती है वो या तो होती नहीं होती है या तो वो कोलैप्स हो जाती है। अब इसके प्रॉब्लम क्या है, कॉज क्या है इसका भाई, मसल्स कमज़ोर हैं, बॉडी वेट। आप ये देखो कि कितनी बीमारियों का, डिफॉर्मिटीज़ का जड़ मोटापा है, ओबेसिटी है। यहाँ पर भी देखो बॉडी वेट, ओवरवेट। यूजिंग पुअर क्वालिटी फुटवेयर, जो आप फुटवेयर यूज़ करते हो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, प्रॉपर साइज़ का नहीं है, वो भी एक इशू हो सकती है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, ठीक है। प्रिकॉशन क्या क्या है, अपने शूज़ अपने साइज़ के, अपने सही शेप सही साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। हाई हील्ड शूज़ और वॉकिंग बेयरफुट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन शुड बी अवॉइडेड। हील्स जो हम पहनते हैं जैसे स्टिलिटोज़ वगैरह हो गई, हमारे ब्लॉक हील्स हो गई, बहुत लंबी देर तक या बहुत लंबी हील्स आपको नहीं पहननी है, ठीक है, ये इसका आपको ध्यान रखना है। हाँ, और नंगे पैर, बेयर फुट भी आपको ज़्यादा देर तक नहीं चलना है। अब इसके करेक्टिव मेजर्स क्या है, वॉकिंग ऑन हील्स एंड टोज़, क्या आप हील पहन के चलिए, टोज़ पे अपना चलिए, ठीक है। रोप जंपिंग करो, ठीक है, और वज्रासना करो और तड़ासना करो, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों राउंड शोल्डर्स। अब यहाँ पर आप देखो कि हमारा स्पाइन और शोल्डर ना ऐसा होना चाहिए, ठीक है, पर हमारी कुछ गड़बड़ों की वजह से हमारा हो जाता है राउंड शोल्डर, ऐसा घुमा हुआ, बेंड हुआ, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ये इसलिए हो सकता है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो या आप गेम खेल रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप ऐसे झुक के काम कर रहे हो, आप फ़ोन देख रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो, ठीक है। या फिर जब आप चेयर पे बैठे हो तो आपकी बैक जो है वो चेयर के सपोर्ट पे पूरी तरह नहीं है, आप कुशन लेके नहीं बैठते, कोई हिप सपोर्ट नहीं है, कोई बैक सपोर्ट नहीं है ना। या आप बहुत ज़्यादा आपको टाइट कपड़े पहनने का है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। या फिर जिम में डेडलिफ्ट में आप वेट बहुत उठाते हो, रोज़ वही कर रहे हो, उससे भी ये हो जाता है, ठीक है। अब इसका पढ़ लेते हैं भाई। सो दिस पोस्चरल डिफॉर्मिटी कॉजेज शोल्डर्स टू बिकम राउंडेड एंड अपीयर्ड बेंट फॉरवर्ड, जैसे हमने देखा ना आगे झुका हुआ, वही बात हो रही है। राउंड शोल्डर्स जो है वो वैसे हेरिडिटरी भी होते हैं, ठीक है। अब प्रिकॉशन क्या है, बैठना अवॉइड करो, वॉकिंग और स्टैंडिंग इन बेंट पोजीशन। जैसे मैंने आपको, जैसे कई लोग क्या करते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठ के काम कर रहे हैं। जैसे उस दिन मैं अपने घर के बाहर मतलब घर की खिड़की पे खड़ी थी, तो कोई बंदा नीचे था, वो फ़ोन पे था, वो ऐसे था पूरे टाइम, तो उसकी तो राउंड शोल्डर क्या, उसकी तो स्पाइन भी झुक जाएगी, है ना। तो हमें ये सब नहीं करना है। डोंट वेयर टाइट फिटिंग क्लोथ्स, टाइट फिटिंग क्लोथ से भी प्रॉब्लम होती है, तो जो आपका करेक्ट साइज़ है वो पहनो, कोशिश करो एक साइज़ लूज ही पहन लोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। अवॉइड सिटिंग ऑन अनकम्फर्टेबल फर्नीचर। स्कूल्स कॉलेजेस के काफ़ी फर्नीचर जो है वो अनकम्फर्टेबल होता है, बाहर आप जाते हो तो फर्नीचर अनकम्फर्टेबल होता है, उससे भी आपको राउंड शोल्डर की दिक्कत हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें झुक के नहीं बैठना, हमें झुक के नहीं चलना, हमें बिल्कुल स्ट्रेट चलना है, हमारा पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी रेमेडीज़ देख लेते हैं भाई। प्लेस योर फिंगर टिप्स ऑन योर शोल्डर्स एंड रोटेट योर एल्बोज बोथ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक। बेसिकली ये जो हम पीटी क्लास में हमेशा ऐसे करो, है ना, फिर ऐसे करो, ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। हैंग फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल बार फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, बेसिकली इसको हम डेड हैंग भी कहते हैं।
डेड हैंग, ठीक है, एक बार से लटकना बहुत अच्छा होता है, आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा होता है, इलोंगेट हो जाती है। और अगर आपको जैसे कोई स्पाइन में, लोअर बैक में, या फिर आपको डिस्क इशू निकला होता है, उसमें हेल्प करती है। रेगुलरली अगर आप चक्रासना और धनुरासना परफॉर्म करोगे, उससे भी ये बेटर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिफॉर्मिटी, जो है स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी। स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़ का क्या मतलब है? मेरी स्पाइन, ठीक है। सबसे पहला जो इशू आता है वो होता है काइफोसिस। काइफोसिस में क्या होता है? हंचबैक। यहाँ पर मेरी जो स्पाइन है वो खिसक गई पीछे की तरफ, अपर स्पाइन, ठीक है, आउटवर्ड हो गई है वो। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये बाहर की तरफ हो गई है, ये बाहर की तरफ। इसको काइफोसिस कहते हैं, जब आउटवर्ड हो जाए, ठीक है। अब इसके कॉजेस क्या हैं कि ये होता क्यों है? मैल न्यूट्रिशन, खाना ना खाना, न्यूट्रिशियस खाना ना खाना, प्रोटीन ना लेना, कार्ब्स ना लेना, फाइबर ना लेना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ना लेना, सप्लीमेंट्स ना लेना। कोई आपको बीमारी है उससे हो सकती है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हो उससे हो सकती है। आपकी सिटी में, आपके स्टेट में अच्छी हवा नहीं है, प्रदूषित हवा है जैसे दिल्ली, तो ये आपको हो सकता है। इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, हमारी तो लाइफस्टाइल ही इतनी ख़राब है, एक्सरसाइज ही नहीं करते हम, तो सारे दिन काउच पोटैटो की तरह लेटे रहते हैं, तो आपको ये हो सकता है। रिकेट्स मैंने आपको बता दिया था, बच्चों में होता है जब उनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। या तो आप कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ है ना आपके बोर्ड एग्ज़ाम का, CUET का, है ना, और बुक्स उठाने का, है ना, उससे हो सकता है। यूजिंग अनसूटेबल फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर ना यूज़ करना, हिप सपोर्ट, बैक सपोर्ट, फुटरेस्ट ना यूज़ करना। जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट पे गई थी तो मुझे मेरी फिजियोथेरेपिस्ट ने बोला था, डॉक्टर सृष्टि ने, कि आपको कोई भी इंसान हो उसको फुट सपोर्ट, बैक सपोर्ट और हिप सपोर्ट के बिना चेयर पे बैठना ही नहीं चाहिए। अगर आप टीचर हो, अगर आप कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो, तो आपको इसके साथ ही बैठना है। आपके मसल्स कमज़ोर हैं, है ना, बहुत रीज़न होते हैं, लोगों के मसल्स कमज़ोर होते हैं, उस वजह से हो सकता है। शाइनेस भी एक रीज़न है कि जो भी बंदा शाय होगा, है ना, जो भी बच्चा शाय होगा, बोलने में झिझकता होगा, वो हमेशा ऐसे करके बैठता है ना। द हैबिट ऑफ लीनिंग फॉरवर्ड वाइल वॉकिंग, और जब आप चल रहे हो तो आप ऐसे करके चल रहे हो, तो ये सारे रीज़न्स हैं, ठीक है, जिससे आपको ये चीज़ हो सकती है। अब आ जाते हैं हमारे को कि प्रिवेंट कैसे करना है। सो चिल्ड्रन शुड बी टॉट प्रॉपर पोस्चर। हमें पहले से, बच्चे जब बहुत छोटे हैं, बच्चे जब KG में, नर्सरी, वहीं से उन्हें बताना चाहिए सही तरीका बैठने का क्या है। हमारी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, हमारा जो बैक है वो चेयर के बैक पे बिल्कुल सटीक से बैठना होना चाहिए, हमें झुकना नहीं है, हमारी टेबल सही डिस्टेंस में होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वॉकिंग फ्रॉम यंग एज टू इंश्योर देयर पोस्चर्स रिमेन बैलेंस। बैठना कैसे है, उठना कैसे है, चलना कैसे, ये सब हमें बच्चों को सिखाना है, ठीक है। अब इसकी रेमेडीज़ क्या हैं? पहला, सिटिंग पोस्चर। When sitting in a chair, your hips should touch the back of the seat and your shoulders should be stretched backwards. Hold this position for a period of time. मैंने आपको क्या बोला था? यही तो बोला था कि जब आप चेयर पे बैठ रहे हो तो आपका हिप जो है, वो आपकी बैक जो है, वो चेयर के सपोर्ट पे होनी चाहिए, आपको आगे नहीं झुकना है, इसका ध्यान रखना है। स्लीपिंग पोस्चर क्या है कि आपको पिलो रखना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब मेरे को ये चीज़ डिस्बल्ज वाला निकला था, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे एक कायरोप्रैक्टर दिखी थी, उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि सारे लोगों को कैसे सोना चाहिए। जैसे आप सीधे सो रहे हो, सीधे में आपको एक वेज पिलो, अगर वेज पिलो नहीं है तो कोई भी नॉर्मल पिलो आपकी दोनों नीज़ के नीचे होना चाहिए, क्योंकि जब हम लेटते हैं तो हमारा इक्वल बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे लोअर बैक पे स्ट्रेस आता है। तो उसको कम करने के लिए हमें पिलोज लगाने चाहिए, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है। स्टैंडिंग पोस्चर, जेंटली बेंड योर हेड बैकवर्ड वाइल स्टैंडिंग। जब आप खड़े हो, आपको ऐसे नहीं खड़े रहना है, आपको थोड़ा सा ऐसे करके खड़े रहना है, ठीक है। योगा रेगुलरली परफॉर्म करना है, धनुरासना करना है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है जी। अब आ जाता है नंबर 2, लोडोसिस, स्वे बैक। लोडोसिस में वहाँ पर आउटवर्ड हो रहा है स्पाइन, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इनवर्ड, अंदर की तरफ चली गई,
ठीक है। लोडोसिस को हम क्या कहते हैं, स्वे बैक एंड इंक्रीज्ड इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द लुम्बर लोअर स्पाइन। मैंने आपको क्या बोला था, लुम्बर स्पाइन नीचे की, है ना। लोडोसिस इज एन इनवर्ड कर्व ऑफ द स्पाइन, स्पेसिफिकली एन इन एग्जैजरेटेड फॉरवर्ड कर्व इन द लोअर लुम्बर रीजन। लोअर लुम्बर रीजन क्या होता है, ये वाला, जैसे मेरा निकला था L4 L5 S1 निकला था, ठीक है। मे कॉज प्रॉब्लम विद स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, और वो है स्टैंडिंग सिटिंग सब में प्रॉब्लम होती है। तो आपको ध्यान रखना है, लोडोसिस में इनवर्ड है, काइफोसिस में आउटवर्ड है। अब आते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। बिल्कुल बेकार डाइट, जंक फूड खाना, घर का खाना ना खाना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का ध्यान ना देना, पानी ना पीना, ये सारी चीज़ों से हो सकता है। इम्प्रॉपर एनवायरनमेंट, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो वहाँ सफाई नहीं है, लाइटिंग नहीं है, फर्नीचर प्रॉपर नहीं है, उससे हो सकता है। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, आपकी जो मसल डेवलपमेंट है उसमें कुछ इशू आ गया है। मोटापा, ओबेसिटी, ठीक है। एंड डिजीज़ेज, जो ऐसी कुछ डिजीज़ेज जो आपके वर्टेब्रा और आपके स्पाइनल मसल को इफ़ेक्ट करती हैं, उससे भी आपको लोडोसिस हो सकता है, ठीक है बच्चों। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, इसके प्रिकॉशंस देखते हैं कि हमें डाइट अपनी बैलेंस रखनी है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हमारा प्रोटीन, हमारा फाइबर, हमारा कार्बोहाइड्रेट, सारी चीज़ें, हमारा पानी, सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। हमें मोटापे को जो है वो अवॉइड करना है, स्पेशली एट अ यंग एज में ही नहीं, हमें अपने पूरे लाइफ में कोशिश करनी है कि हम मोटे ना होएं, हम आउट ऑफ शेप ना जाएं, हम, क्योंकि अगर हम देखो सारी चीज़ें आपके मोटापे से होती हैं। मोटापे से ही आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, मोटापे से ही आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो सकती है, इसी से ही आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, इसी से ही आपकी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ भी हो सकती है। तो हमें जितना भी है कोशिश करने की हम ओबेसिटी को जो है वो अवॉइड करें। अब इसकी रेमेडीज़ क्या है भाई। अब इसकी पहला तो है हमें बेंडिंग एक्सरसाइज करनी है। खड़े हो, नीचे झुको और इसको 10 बार रिपीट करो। लेग एंड हेड रेजेस करो, ठीक है, 10 सेकेंड के लिए साइमल्टेनियस। सिटअप्स करो, ठीक है, और योगा करो, हलासना करो, जो हम नेक्स्ट अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब आता है हमारा स्कोलोसिस। अब इसमें क्या हो रहा है, आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको एस शेप का कर्व दिख रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं। सो बेंडिंग एक्सरसाइजेस करनी है हमें यहाँ पर भाई, स्ट्रेट लेग एंड हेड रेसेस करने हैं, सिटअप्स करने हैं और हलासना करना है। इसके लिए भी हमारा सेम चीज़ है, ठीक है। और प्रिकॉशंस क्या है भाई, मेंटेन अ बैलेंस डाइट, अवॉइड स्टडिंग इट साइडवेज पोजीशन। क्या होता है कि हम ऐसे लेट के बैठे, एक सर पे हाथ रखा है, कभी हम ऐसे लेटे हैं, कभी हम ऐसे उस पे बैठ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारी स्पाइन होती है उसकी शेप बिगड़ जाती है, तभी एस शेप जो है वो उसकी आ जाती है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, बेंडिंग एक्सरसाइजेस करना है, हैंगिंग करनी है, वही डेड हैंग, और स्विमिंग करनी है। स्विमिंग में भी एक ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक होती है, फ्रॉग टाइप टेक्निक होती है, जैसे फ्रॉग बनता है, ठीक है, वो आपको करना है। तो ये आपको टेक्निक का नाम पता होना चाहिए, हैंगिंग, और ये बेंडिंग एक्सरसाइज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग हमारा फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स जो है उसको चेकआउट कर लेना। उसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। आपको उसके अलावा क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे और मेंटोरशिप सेशंस भी मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उसको चेकआउट करना मत भूलना। उसका जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन सब जगह मिल जाएगा, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो उसको चेकआउट करना मत भूलना। अब हम आते हैं हमारे विमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स में। तो हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी थी कि अगर हम ओवर द ईयर्स देखें तो पहले ये देखा गया था कि जो पुरुष थे, जो लड़के थे, वो ही पार्टिसिपेट करते थे। पर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, लोगों की सोच बदली, है ना, बहुत कुछ हुआ। उसके बाद हमने देखा कि फीमेल्स का भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन जो है वो धीरे धीरे होने लगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपने सुना होगा जो पीटी उषा है ना, साइना नेहवाल हो गई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पीवी सिंधु, है ना। तो ये क्या है, ये सारे बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं।
पर इसमें कुछ हमारे ड्रॉबैक्स भी हैं कि लड़कियां क्यों डरती हैं, क्यों घबराती हैं जाने के लिए। अगर उन्हें लेट्स से एक जिम भी जाना है, ठीक है, जैसे मुझे भी जिम जाना था, तो मैं भी यही सोचती थी कि यार एक सेफ़ एनवायरनमेंट चाहिए वहाँ पर, मतलब ऐसे ना हो, क्योंकि जब एक लड़की वर्कआउट करती है तो होता है कि आपको स्टेयर्स मिलते हैं या जो भी होता है, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक सेफ़ एनवायरनमेंट होना चाहिए। जो ट्रेनर्स हैं, जो कोचेज़ हैं, वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एक फ़ीमेल को सपोर्ट करने में, क्योंकि अगर फीमेल को सपोर्ट नहीं मिलेगा, एक अच्छी कम्युनिटी हम बिल्ड नहीं करेंगे, तो फिर आप अपनी कंट्री को भी कैसे रिप्रेजेंट करोगे। इसके अलावा हम यहाँ पर ट्राइड की बात करेंगे, ट्रेड की बात करेंगे, साथ में हम मिनार्क की भी बात करेंगे, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है एक फ़ीमेल एथलीट की लाइफ पे, एक फ़ीमेल एथलीट की बॉडी पर। तो शुरू करते हैं। रीजंस फॉर लोअर पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन स्पोर्ट्स की क्या रीज़न है, आप खुद सोचो क्या रीज़न हो सकता है। एक रीज़न तो ऐसा होता है कि घर के काम हैं, बच्चे को घर में ही हाउस होल्ड वर्क में ही कर रखा है कि ठीक है तुम्हारी तो आगे जाके शादी होनी है, तो तुम घर के काम सीखो, तुम्हें ये करना है, हाउस होल्ड काम हो गया, एक तो ये हो सकता है। दूसरा सेफ्टी इश्यूज़ हो सकते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको बताया। और हम इतने सारे अजीब अजीब केसेस भी सुनते हैं, लड़की को खुद भी अनकम्फर्टेबल फील होता है परफॉर्म करते हुए, जाते हुए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक और रीज़न भी है कि अगर देखो, जैसे जब मैं जिम देख रही थी तो मेरा एक क्राइटेरिया ये भी था कि यार अगर एक भी मेरे जिम में एक भी फीमेल कोच हो, है ना, तो बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि अगर एक फ़ीमेल कोच है तो आप उससे जाके बात कर सकते हो, आप ज़्यादा कंफर्टेबल होगे, ठीक है ना। तो आप समझ रहे होगे मैं क्या कह रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें होना इम्पॉर्टेंट है। प्लस ऐसा भी होना चाहिए कि जैसे हमारे जितने भी एथलीट्स, फीमेल एथलीट्स हैं, तो उन्हें भी आगे बढ़कर आना चाहिए, अपने कुछ इंस्टीट्यूट्स खोलने चाहिए, अकेडमीज़ खोलनी चाहिए, जहाँ पर सारी फीमेल्स आराम से आ सके, एक सेफ़ स्पेस क्रिएट हो। जैसे साइना मिर्ज़ा ने भी अपनी अकेडमी जो है वो खोली हुई है ना। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं एक कंट्री को आगे लेके जाने में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, लैक ऑफ टाइम एंड पर्सनल सेफ्टी। तो women often have less leisure time due to family responsibilities and concerns about safety in public spaces can be significant barrier। देख लो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं भी जाती हूँ तो मैं अपने भाई के साथ ही जाती हूँ, अगर मेरा भाई नहीं जाता तो मैं जिम जाती ही नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। दो मैं बहुत अच्छे जिम जाती हूँ, बट स्टिल एक होता है, ठीक है। तो लड़की के ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतना सब कुछ आपने उसको दे दिया है, एक तो उसकी वजह से उसको टाइम नहीं मिलता। दूसरा ये रीज़न है भाई कि आप एज अ फैमिली मेम्बर ही थोड़ा झिझकते हो। वो तो झिझकते ही है, बट आप भी थोड़ा सा करते हो कि यार जगह अच्छी होनी चाहिए, माहौल अच्छा होना चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए। तो एक ये रीज़न हो गया। दूसरा सोशल स्टिग्मा एंड एटीट्यूड, कि कुछ कल्चर्स में कुछ लोगों की सोच ही ऐसी है कि भाई लड़की को नहीं जाने देना, क्या करेगी वो स्पोर्ट्स में जाके, ये सारी चीज़ें। इन मैनी कल्चर्स स्पोर्ट्स आर स्टिल कंसिडर्ड अ मेल डोमेन एंड women who participate may face criticism। तो ऐसे काफ़ी कुछ कल्चर्स हैं जहाँ पर आज भी इसको एक गलत या नेगेटिव पिक्चर में देखा जाता है, और आज भी वो लोग यही मानते हैं कि जो मेल्स हैं उन्हीं के लिए जो है स्पोर्ट्स वो बना हुआ है। थर्ड रीज़न है लैक ऑफ फीमेल रोल मॉडल्स एंड कोचेस। अ शॉर्टेज ऑफ विजिबल फीमेल एथलीट्स एंड कोचेस कैन मेक, मैंने आपको यही बोला था ना कि अगर फीमेल कोचेस बहुत बढ़ जाएं और हमारी फीमेल एथलीट्स अकेडमीज़ चलाएं, है ना, वहाँ पर फीमेल कोचेस ही हों, वो खुद आएँ, एक सेफ स्पेस क्रिएट हो, तो कोई भी नहीं फिर डरेगा, सब अच्छा फील करेंगे, सब पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, ऐसी बहुत लड़कियां होती हैं जो स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं, बट ड्यू टू वेरियस रीजंस वो आगे नहीं जा पाती। तो हमें एक सेफ स्पेस को क्रिएट करना है उनके लिए। और आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो पीपीटी है, नोट्स हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो हमारी फ्री कम्युनिटी है टेलीग्राम पर, उसे ज्वाइन कर लेना। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पीपीटीज, नोट्स, बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री में मिलते रहते हैं, ठीक है। अब आते हैं जी बेनिफिट्स, कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे अगर फीमेल पार्टिसिपेट करती है हमारी स्पोर्ट्स में। देखो, उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, उसे अच्छा लगेगा, वो इंडिपेंडेंट होगी, उसमें ना एक टीम स्पिरिट आएगी, उसमें इमोशंस को और बेटर तरीके से बैलेंस करने की क्षमता आएगी। तो ये बहुत, क्योंकि देखो जब आप
एज अ टीम रिप्रेजेंट करते हो, है ना, कहीं पे भी, तो आप बहुत सारी चीज़ों से लड़ना झगड़ना सीखते हो, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक रखना। तो ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस जो हैं वो, कम्युनिकेट करना, लोगों से बात करना, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना, ये सारी चीज़ें। तो आपके फिजिकल बेनिफिट्स तो हैं ही। क्या होंगे फिजिकल बेनिफिट्स? कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मसल हेल्थ बढ़ रही है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज आपको नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएगी। आपकी बोन डेंसिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। आपका वेट मैनेजमेंट रहेगा, आपके मसल टोन रहेंगे, यही मैंने आपको बताया। दूसरा आता है हमारा फिजिकल बेनिफिट। अब साइकोलॉजिकल बेनिफिट मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिजिकल के साथ साथ हमारा मेंटल, हमारा इमोशनल तरीके से अच्छा होना, हेल्दी होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप फिजिकली अच्छे हो तो ऑटोमेटिकली आप साइकोलॉजिकली भी अच्छे हो। आपका सेल्फ एस्टीम, मैंने आपको पहले ही बोला था, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम, आपका खुद में बिलीफ, ठीक है, सेल्फ एफिकेसी, ये सब बढ़ता है। एक्ट्स एज अ पावरफुल स्ट्रेस रिलीवर एंड हेल्प्स इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। और मैंने आपको ये भी बताया था अभी कि आपके इमोशंस भी आप बेटर कर पाते हो, क्योंकि आप जब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में होते हो तो आपको बहुत अलग अलग तरीके के स्ट्रेस से, आपको अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट से जो है ट्रेन किया जाता है ना, तो उससे आपको लाइफ में भी हेल्प मिलती है। फिर आपको सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं। अब ये सोशल बेनिफिट्स क्या हैं? सोशल बेनिफिट्स हो गए आपके, ठीक है, लीडरशिप स्किल्स आती हैं, टीम वर्क आती है, कोऑपरेशन सीखते हो, आप लोगों के साथ कैसे कोऑपरेट किया जाता है, सोशल सपोर्ट, कनेक्टेडनेस, एक आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है। देखो, अगर आप लेट्स से आप एक जिम ज्वाइन करते हो, है ना, तो जब आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में आप रोज़ जाते हो, आप लोगों से बातें करते हो, आप लोगों से कुछ सीखते हो, है ना, तो आपका एक सोशल सर्कल क्रिएट हो जाता है, वहाँ के आपके दोस्त बन जाते हैं, वहाँ से 2 चीज़ें आप सीखते हो, 2 चीज़ें आप उन्हें सिखाते हो, है ना, उससे आपको मोटिवेशन भी मिलती है, उससे आपको अच्छा भी लगता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे जी मेनार्क एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मेनार्क क्या है? मेनार्क बेटा वो है जब एक लड़की का जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो शुरू होता है। यूजुअली ये कब शुरू होता है? जब 12 साल की उम्र में, 12 इयर्स, ठीक है। अब क्योंकि टाइम्स हैव चेंज्ड, अब 8-9 ईयर्स से शुरू हो जाता है, या फिर क्लास 5th से भी शुरू हो जाता है। अब ये जो जल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगा, ये क्यों होने लगा है? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारे डाइट, हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा हो रहा है, वरना ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम 16 ईयर्स तक जो है वो ये स्टार्ट हो सकता है। सो मेनार्क क्या है? इज अ यंग गर्ल्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, while it typically occurs around the age of 12. It can happen as early as 8 or 9 or as late as 16. This event signifies the start of a girl's reproductive system. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि मेनार्क क्या है। मेनार्क वो प्रोसेस है जब सबसे पहले एक फीमेल का, एक लड़की का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो शुरू होता है। यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम पीरियड आते हैं, 12 साल से शुरू होता है, बट आज के टाइम पर 8-9 साल या उससे भी पहले शुरू हो जाता है, और 16 साल तक ये जो है वो स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या है? इसको हम डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, जैसे आजकल आप सुन रहे होंगे PCOS, है ना, PCOD, ये सब क्या है? ये सब एक तरीके का आपकी साइकिल ठीक से नहीं चल रही, आपके हार्मोन्स फंक्शन नहीं कर रहे, आपकी बॉडी उतना एस्ट्रोजन ही प्रोड्यूस नहीं कर रही, आपका एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छा खाना नहीं खा रहे, हम न्यूट्रिशियस खाना नहीं कर रहे, और अगर हम थोड़ा हेल्दी ईटिंग या क्लीन ईटिंग करने की कोशिश भी करते हैं तो भी हमें पता है कि शहरों में क्या खाना आ रहा है, मिलावटी वाला आ रहा है, इंजेक्शन वाला आ रहा है, पेस्टिसाइड्स वाला आ रहा है ना, ये सारी चीज़ों की वजह से ये हो रहा है। सो डिसऑर्डर और इरेगुलरिटी इन विमेंस मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो, अगर एक फीमेल की साइकिल 21 से लेकर 21 से लेकर 35, 28 से लेकर 35 डेज तक है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। बट अगर लेट्स से कि 3 मंथ्स स्किप हो गया तो कुछ गड़बड़ है, आपको चेक कराना पड़ेगा। और अगर 6 महीने हो गए हैं पीरियड आए हुए तो आपको
और चेकअप कराना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपको PCOS, PCOD या कोई और चीज़ जो है वो निकल के आई हो। सो इट कैन बी डिफाइंड एज अबनॉर्मल ब्लीडिंग। इसको क्या कहते हैं? अबनॉर्मल ब्लीडिंग, कि पहले तक तो ठीक आ रहा था, अब 3 महीने का गैप हो गया या 6 महीने का गैप हो गया। ये ज़्यादातर PCOD में, PCOS में होता है। And it is characterized by a cycle that is not within the normal range of 21 to 35 days। तो नॉर्मल रेंज क्या होती है? हर की साइकिल जो है वो 21 से लेकर 35 डेज के आसपास चलती है। अगर वो इससे डिस्टर्ब हो गई तो कुछ गड़बड़ है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो टिपिकली लास्ट फॉर 2 to 7 डेज। और जो हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो 2 से लेकर 7 दिन होता है। बट यूजुअली अब जो मैंने पैटर्न देखा है वो 2 to 5 डेज ही है, बहुत रेयर ही होता है कि अब किसी का 7 डेज तक जाता है। ठीक है। द इमेज नोट्स दैट मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज अपीयर्स टू बी मोर कॉमन इन विमेन एथलीट्स एज कम्पेयर टू नॉन एथलीट्स। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो हमारी डिसफंक्शन है वो फीमेल एथलीट्स में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि रिगरस ट्रेनिंग होती है। उस रिगरस ट्रेनिंग की वजह से उनकी डाइट ठीक नहीं होती, क्योंकि उन्हें एक सर्टेन वेट, एक सर्टेन स्ट्रेंथ वगैरह मेंटेन करके रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से फीमेल बहुत गलत चीज़ें करती हैं। खाना नहीं खाती, भूखी रहती हैं, खाती हैं तो ओवर ईट करके उसे निकाल देती हैं, वॉमिट कर देती हैं। तो इन सभी वजह से होता है। बट अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो नॉन विमेन एथलीट्स में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए हमारा एक संपूर्ण खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फाइबर भी हो, प्रोबायोटिक भी हो, जिसको हम दही कहते हैं, कर्ड कहते हैं, ये सारी चीज़ हो गई, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हों, है ना। चाहे आपको सप्लीमेंट्स के तौर पर ही लेना पड़े, बट हमें अपना जो डाइट है वो संपूर्ण रखने की कोशिश करनी है। अब कौन से टाइप के हैं? टाइप्स ऑफ अमनोर्फिया। अब इसमें एक है बेटा प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा है? जब बच्ची को पीरियड नहीं आए बाय द एज ऑफ 15 ईयर। ठीक है। जब बच्चे को 15 साल की उम्र तक पीरियड नहीं आए, वो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी क्या हुआ कि भाई पीरियड तो सही चल रहे थे बट बीच में ही कुछ हो गया, 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा नहीं आए पीरियड, फ्लो नहीं आया। ये सबसे ज़्यादा कॉमन है फीमेल एथलीट्स में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फ़र्क है कि प्राइमरी में पीरियड जो आपको 12 साल में शुरू होना चाहिए था या 8 या 9 साल में शुरू होना चाहिए था, वो 15 साल तक शुरू नहीं हुआ। और सेकेंडरी में क्या है कि आपको पीरियड आ रहे थे पर 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा से जो आपका फंक्शन है वो बॉडी का ख़राब हो गया। अब हेल्थ कंसर्न्स पढ़ेंगे हम, ठीक है, जिसमें हम ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे। देखो ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस बेटा बेसिकली क्या होता है? आपकी हड्डियों का कमज़ोर होना, आपकी हड्डियों का कमज़ोर होना। और इससे क्या होता है कि आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फीमेल एथलीट्स क्या करती हैं? खाना नहीं खा रही, न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा रही हैं तो वॉमिट कर रही हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है ना। उस केस में क्या होगा कि आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है, आपकी बॉडी में K2 नहीं है, आपकी बॉडी में विटामिन D नहीं है, आपकी बॉडी में ये चीज़ें हैं ही नहीं, तो आपकी हड्डियां तो कमज़ोर होंगी ना। अगर आप अपनी नानी दादी मदर्स को भी देखोगे तो जब उनकी एज हो जाती है तो उनमें भी कितनी हाई प्रोबेबिलिटी होती है ना कि अगर वो गिरे या कुछ उन्हें लगी तो उनकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर है कि बहुत हाई चांसेस हैं कि उन्हें फ्रैक्चर हो जाएगा। तो यही होता है वीकेंड बोन्स मेकिंग देम मोर सब्सिडाइल टू फ्रैक्चर्स। फॉर फीमेल एथलीट्स सेवरल फैक्टर्स कैन इंक्रीज द रिस्क। और फीमेल एथलीट्स के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो इसका फ्रैक्चर का चांस बढ़ा देता है। सबसे पहले इनसफिशिएंट कैल्शियम एंड विटामिन डी, जो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है। डाइट, एक तो आपकी डाइट ठीक नहीं है जिसमें कैल्शियम नहीं है, ठीक है, और आपका कैल्शियम डेली कैल्शियम इंटेक खराब है, विटामिन डी नहीं ले रहे आप, क्योंकि ये दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और विटामिन डी आपको कैल्शियम के साथ लेनी चाहिए क्योंकि वो उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, प्लस इवन K2। ठीक है। अब आ जाता है अमनोरिया। इसका क्या है भाई? हमारा मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। ठीक है। अब द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर मोर देन 6 months आर हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऐसी फीमेल्स जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल आए हुए, वो हायर रिस्क पर हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसका जो लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है।
ठीक है, विच इज़ वाइटल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. सो व्हेन अ बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली अब्जॉर्ब कैल्शियम, बोन डेंसिटी डिक्रीजेज. क्योंकि जब हमारी बॉडी कैल्शियम को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो हमारी जो बोन डेंसिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जी फैक्टर्स लीडिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस इन विमेन एथलीट्स. सबसे पहला ईटिंग डिसऑर्डर्स, इसको हम ट्रेड भी कहते हैं. एक मिनट, अब पढ़ते हैं जी कॉजेज कि क्या क्या कॉजेज होंगे. ठीक है, इज द एब्सेंस ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन विमेन, इट चांसेस आर इनहैंस द फॉलोइंग फैक्टर. सबसे पहला आपके हार्मोनल चेंजेस हैं. ठीक है, सो द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स दैट इज स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरीज. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. इफ दिस हार्मोनल प्रोसेस इज डिसरप्टेड, अगर ये हार्मोनल प्रोसेस डिसरप्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए किसी रीज़न की वजह से, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको दिक्कत आएगी. ठीक है जी, दूसरे पे चलें. इंटेंसिव एक्सरसाइज, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, स्पेशली जो हमारी फीमेल एथलीट्स हैं, बहुत रिगरस, बहुत कड़ी मेहनत करती हैं, बहुत हार्ड ट्रेनिंग करती हैं. सो एंगेजिंग इन अ वेरी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस कैन कंट्रीब्यूट टू फैक्टर ऑफ डेवलपिंग बोथ प्राइमरी भी हो सकता है और आपको सेकेंडरी भी हो सकता है. क्योंकि आप इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो, इतनी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको प्राइमरी भी हो सकता है. मतलब अगर आप बचपन से ही ट्रेनिंग में हो तो हो सकता है कि आपको प्राइमरी हो जाए, नहीं तो आपको सेकेंडरी लेटर इन लाइफ भी हो सकता है. लो कैलोरी इंटेक, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फीमेल एथलीट्स क्या करती हैं अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपने वजन को, क्योंकि कुछ कैटेगरीज ऐसे होती हैं जहाँ पर आपको अपना बॉडी वेट जो मेंटेन करना होता है ना, तो उस चीज़ के लिए भी एक इशू है. सो फीमेल एथलीट कंज्यूम सिग्निफिकेंटली फ्यूअर कैलोरीज देन हर बॉडी रिक्वायर. जैसे अगर लेट्स से किसी फीमेल एथलीट को 1500 कैलोरीज लेनी है, बट क्या पता वो 1000 ले रही हो या वो 800 ले रही हो, है ना, तो ये भी एक इशू है उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसरप्ट होने का. अब हम बात करेंगे बेटा ईटिंग डिसऑर्डर्स की. ईटिंग डिसऑर्डर्स, सो ईटिंग डिसऑर्डर एक सीरियस मेंटल इलनेस है कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स. देखो इसमें क्या होता है कि फीमेल ये सोचती है कि मुझे तो ये अपने आप को इस बॉडी वेट पे मेंटेन करना है, मेरा तो इवेंट है, मेरा तो ओलंपिक है और मुझे अभी करना है. तो क्या करेगी फीमेल, खाएगी वॉमिट करेगी, खाएगी वॉमिट करेगी. एक तो ये हो गया. दूसरा ये होगा कि वो जब अपने आप को शीशे में देखेगी वो होगी अंडरवेट, पर उसको लगेगा कि वो ओवरवेट है. तो ये भी देखो साइकोलॉजिकल इशू है उसके साथ. तीसरा, वो इतना खाना कम खाएगी या खाएगी ही नहीं. ठीक है, तो इसलिए हमने बोला है कि एन ईटिंग डिसऑर्डर इज अ सीरियस मेंटल इलनेस विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स, जो नेगेटिव अफेक्ट करती हैं हमारी फिजिकल और हमारी मेंटल हेल्थ को. सबसे पहला अनॉक्सिया. यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप खुद से स्टार्व कर रहे हो, अपनी मर्जी से भूखे बैठे हुए हो. ठीक है, एंड इंटेंस इरेशनल फियर ऑफ गेनिंग वेट. आपको बेकार का खौफ है कि मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी. ठीक है, इंडिविजुअल विद अनॉक्सिया हैव अ डिसऑर्डर्ड बॉडी इमेज एंड सी देमसेल्व्स एज ओवरवेट इवन व्हेन दे आर डेंजरसली अंडरवेट. जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब एक फीमेल अपने आप को एक मिरर में देखेगी तो उसको लगेगा कि ओ माय गॉड मैं कितनी ओवरवेट हूँ, मैं कितनी मोटी हूँ, पर वो बहुत ज़्यादा अंडरवेट होगी. ये वो तरीका का हो गया. दूसरा है बुलिमिया. बुलिमिया में क्या करती है फीमेल, ज़्यादा खाती है प्यूक करती है, ज़्यादा खाती है प्यूक करती है. ठीक है, सो इन्वॉल्व अ साइकिल ऑफ बिंज ईटिंग, कंज्यूमिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड फॉलोड बाय बिहेवियर सेल्फ इंक्लूड वॉमिटिंग और एक्सेसिव एक्सरसाइज टू प्रिवेंट वेट गेन, जो मैंने आपको बताया. तो ये दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे जी हमारा फीमेल एथलीट ट्रायल. ट्रेड में क्या है, 3 चीज़ें हैं. आपका यहाँ पर आएगा बेटा ईटिंग डिसऑर्डर. ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर, और यहाँ पर आपका आएगा लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, और आपका आएगा मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन. ठीक है, तो ये आपका पूरा ट्रेड है जिसमें आपका ईटिंग डिसऑर्डर, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी और आपके मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, ये तीनों का मिलाव बनकर जो है वो फीमेल ट्रेड बनता है.
So female athlete trait is a serious syndrome of 3 interrelated condition common among females. ये तीनों ही चीज़ें आपस में इंटररिलेटेड हैं. क्यों? क्योंकि अगर फीमेल खाना नहीं खाएगी, है ना, अगर फीमेल खाना नहीं खाएगी, अच्छे से डाइट नहीं लेगी, तो क्या होगा? हार्मोन्स पे इफेक्ट होगा, मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन. उसकी वजह से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं हुई, विटामिन डी कम हो, उससे क्या हुआ? आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, आपके फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो ये क्या है? इंटर रिलेटेड कंडीशंस हैं. ठीक है. लो एनर्जी अवेलेबिलिटी विद और विदाउट ईटिंग डिसऑर्डर. ठीक है, आप में एनर्जी ही नहीं होगी कुछ करने की. द रूट कॉज इज कैलोरी इनटेक इज टू लो टू सपोर्ट द एनर्जी नीडेड फॉर ट्रेनिंग एंड डेली फंक्शन. आपका जो डेली कैलोरी इनटेक है वो 1500 है और आप 500 कैलोरी खा रहे हो, तो आप में एनर्जी कहाँ होगी ट्रेनिंग करने की, है ना. तो ये रीज़न है. दूसरा है हमारा मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. 3 से 3 से ज़्यादा महीने में कंसेक्यूटिवली अगर हो जाए तो ये हो जाएगा. लो बोन डेंसिटी भी हमने पढ़ लिया था, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. हमारी वीक बोन्स हो जाती हैं, कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं होती. ठीक है, एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाते हैं. तो आई होप बच्चों आपको चैप्टर नंबर 2 फिजिकल एजुकेशन का स्पीड सीरीज में समझ में आ गया होगा. अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स. इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा. और हमारी फ्री कम्युनिटी को भी ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, आपको ये वाली पीपीटीज भी मिल जाएंगी और काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे टेलीग्राम पर. उसका भी लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट मिल जाएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के अलावा भी सारे सब्जेक्ट्स की स्पीड सीरीज आने वाली है और इसके अलावा भी अदर कंटेंट भी आने वाला है. टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियन.